हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे 26 अप्रैल 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एआरआई, आकाशवाणी, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, हिंदुस्तान की महत्वपूर्ण खबरों को यहाँ पर समाहित किया जाता है। ये क्लास आपके आरओ परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यूपी पीसीएस, बिहार पीएससी, झारखंड पीएससी, उत्तराखंड पीएससी, राजस्थान पीएससी, एमपी पीएससी, सीजीपीएससी, जेपीएससी तथा अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। डेली न्यूज़पेपर का क्रक्स आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। मैं आपको पहले ही बताता हूं कि ये हमारी क्लास जो होती है टोटली न्यूज़पेपर बेस्ड होती है। न्यूज़पेपर सोशल मीडिया के जो वेबसाइट है गवर्नमेंट के, वहां से पीआईबी, एएनआई से ली गई महत्वपूर्ण खबरों को समाहित किया जाता है। न्यूज़पेपर आप उठा के देखेंगे, बहुत सी खबरें ऐसे रहती है जो आपके लिए इररिलेवेंट है, आपको पढ़नी नहीं है। तो आप उतनी मेहनत मत करिए, वो मेहनत हम कर देते हैं आपके लिए। आपके समक्ष क्या होता है कि डेली शाम को 7:30 बजे वीडियो मिल जाता है। आप इसको वीडियो को आराम से देखिए, पीडीएफ इसका प्रिंट आउट निकलवाइए, आराम से पढ़िए। करंट अफेयर की तैयारी इससे बेहतर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, डेली न्यूज़पेपर का क्रक्स होता है। बाकी मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि कभी भी आप करंट अफेयर फॉलो करिए तो करंट अफेयर के दो सोर्स, टॉपर्स भी कहते हैं, मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ कि करंट अफेयर्स के दो सोर्स फॉलो करिए। और दो सोर्स कौन से? एक हमारी निरंतर दृष्टि मैगजीन आती है, मासिक पत्रिका है, हर महीने प्रकाशित होती है। उससे फायदा ये होगा कि जो डिटेल्ड कोई चीज है, डिटेल में है, कोई अगर जो रिपोर्ट है, इंडेक्स है, बहुत बारीकी से उसमें चीजें बताई गई हैं, दर्शाई गई है, उन सब चीजों को आप मैगजीन से पढ़िए। लेकिन जो प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, आपके परीक्षा के लिए आरओ हो या यूपी पीसीएस के लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर की जो कटिंग होती है, क्योंकि यूपी पीसीएस 2024 का पैटर्न जब आपने देखा, ज्यादातर खबरें कौन सी थी? खबरें वो थी जो परीक्षा में पूछी गई, जो न्यूज़पेपर बेस्ड थी, न्यूज़पेपर में आई हुई खबरें पूछी गई। ठीक है, तो इसी वजह से न्यूज़पेपर बेस्ड खबरें पूछी गई थी। दिसंबर में यूपी पीसीएस का एग्जाम था, हम लोगों ने 1 जनवरी से ही अपना न्यूज़पेपर बेस्ड ये प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो चलिए, अगर आप इस पैकेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, पीडीएफ, पीपीटी, क्लास पीपीटी, टेस्ट इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अप्रैल 2025 का पैकेज यहाँ पे देखा जाए हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में है, यानी कि लैंग्वेज का कोई भी बैरियर नहीं है। आप दोनों कंटेंट, आपको जो कंटेंट मिलता है, भले मैं बोलता हिंदी में हूँ, लेकिन कंटेंट यहाँ पर देखा जाए इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में होता है। ठीक है, वीडियो क्लास डेली शाम को 7:30 बजे आपको मिल जाता है। डेली क्लास पीपीटी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। डेली क्लास की प्रिंटेबल पीडीएफ आपको दे दी जाती है। और प्रतिदिन ऐप पर 10 एमसीक्यू के टेस्ट भी होते हैं। यहां पर देखा जाए महीने के एंड में आपको मासिक पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाती है। पूरे महीने का जो पीडीएफ होता है उसको कंपाइल करके एक पीडीएफ फॉर्मेट मासिक पत्रिका का रूप देके आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी जाती है। एक फुल करंट अफेयर का टेस्ट महीने के एंड में, एक फुल करंट अफेयर का टेस्ट भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, सारी सुविधाएं जो है आपको मात्र और मात्र 25 रुपए में मिल रही हैं। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, भरपूर फायदा उठाइए। करंट अफेयर की तैयारी इससे बेहतर आपकी कहीं हो नहीं सकती है। मैं आपको दिखा दूं कैसे आप इसको परचेज कर सकते हैं, कहां से एनरोल कर सकते हैं खुद को। आप गूगल खोलिएगा, SSGCP सर्च आपको करना है। जैसे ही आप समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन का शॉर्ट फॉर्म है SSGCP सर्च करेंगे, तुरंत समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन आ जाएगा। और उसके बाद आपको जाना है वीडियो लेक्चर पर। वीडियो लेक्चर पर क्लिक करिए। वीडियो लेक्चर पर क्लिक करने के बाद हमारा पूरा पैकेज आपको दिख जाएगा। नवधारा बैच के बारे में जानकारी है यहाँ पर। करंट अफेयर का जो मासिक पैकेज है उसके बारे में, अप्रैल, मार्च, फरवरी, फरवरी से हम लोगों ने स्टार्ट किया था पीडीएफ इत्यादि प्रोवाइड करना, लेकिन वीडियोस हमारे जनवरी से पड़े हुए हैं। ठीक है, आप फरवरी महीने का पैकेज ओपन करिए। यहां पर आप देख सकते हैं डेली आपको वीडियो, पीडीएफ और टेस्ट तो ऐप पर ही प्रोवाइड कर दी जाती है। पहला डेमो के तौर पर है, आप डेमो जाके देख सकते हैं। डेमो के तौर पर आप टेस्ट भी देख सकते हैं, पीडीएफ भी खोल के देख सकते हैं। सारी चीजें ऐप पर लगी हुई हैं। जो 1 अप्रैल 2025 है वो डेमो के तौर पर लगा हुआ है। डेमो फ्री है सबके लिए, सब लोग जाके देख सकते हैं। उसके बाद सारी चीजें आप यहां पर देखिए, लगातार आपको डेली प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, यहां तक देखा जाए तो आपको डेली, प्रतिदिन आपको प्रोवाइड की जाती है सारी चीजें। आप जाइए, आराम से देखिए, रिव्यू देखिए लोगों के। रिव्यू देखने के बाद आप ज्वाइन करना चाहे जरूर ज्वाइन करिए। करंट अफेयर की तैयारी आपको परीक्षा के लिए करनी है और बेहतरीन तरीके से करनी है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, तो आप इस पैकेज को जरूर ज्वाइन करिए। यहां पर देखिए ये प्राइस आपको 25 रुपए दिख रहा है, लेकिन मैं आपको एक चीट कोड बताता हूँ कि 25 रुपए भी आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है। आपने कोई किताब खरीदी है घटना चक्र की, पूर्वावलोकन खरीदी है, मैगजीन खरीदी है, उसके बाहर एक क्यूआर कोड दे रखा है। उस क्यूआर कोड को चुपके से फोन उठा के स्कैन करिए और स्कैन करने के बाद अपने वॉलेट में, जो आपका घटना चक्र का ऐप है, उस वॉलेट में कॉइन को ऐड कर लीजिए। उस कॉइन को आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, कॉइन को जब टिक कर देना तो ये 25 रुपए आपको पे नहीं करना है, यहाँ पर 18 रुपए 75 पैसे में ही आपको ये पैकेज मिल जाएगा।
18 रुपये 75 पैसे में ही आप इस पैकेज में एनरोल हो जाओगे और मजे से आप बैठ के करंट अफेयर पढ़ते रहना डेली शाम को 7:30 बजे। आपको बस आधे घंटे का समय देना है, करंट अफेयर आपका पूरा तैयार हो जाएगा। चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं दिवस पर। ठीक है, यहां पर दिवस की चर्चा करें। जो 26 अप्रैल का दिन है इसको किस रूप में मनाते हैं? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में 26 अप्रैल का दिवस सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। चर्चा कर ले, यह दिवस हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा मनाया जाता है, यानी वीपो के द्वारा मनाया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे जो है किसके संस्था, कौन सी संस्था मनाती है? वीपो, WI, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसी के द्वारा इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। जो बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकारों की भूमिका को उजागर करता है, यह दिवस जो है ये बौद्धिक संपदा अधिकारों को उजागर करता है। यहां पर चर्चा करें, वीपो के सदस्य राज्यों ने सन 2000 में 26 अप्रैल को ही इस दिवस के रूप में घोषित किया था, क्योंकि 1970 में देखा जाए तो वीपो कन्वेंशन लागू होने की तारीख थी। 26 अप्रैल 1970 को जो वीपो कन्वेंशन था वो लागू हुआ था। इसी वजह से देखा जाए तो वीपो सदस्यों ने मिलकर सन 2000 में 26 अप्रैल के दिन को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे के रूप में घोषित किया, और तब से लेकर हर बार देखा जाए हर साल 26 अप्रैल का जो दिन होता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का थीम क्या है? आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो 2025 के लिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है इसका थीम है म्यूजिक एंड आईपी। क्या? म्यूजिक एंड आईपी, सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी, ये इसका थीम है। इस थीम को याद रखिएगा, परीक्षा में सोते जगते आपकी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सोते जगते इसको याद रखिएगा कि थीम क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और दिवस के बारे में आपको एक खास बात बताता हूं। देखिए दिवस परीक्षा में आपसे कैसे पूछे जाते हैं, या तो वो किसी डिजीज से संबंधित दिवस हो, या तो पर्यावरण से संबंधित दिवस हो, या तो किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था से संबंधित दिवस हो। इन्हीं तीन को आप अपने दिमाग में बैठा कर रखिए, इन्हीं तीन पर फोकस करिए, और उसी से आपको, आप पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए। आप महीने में 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, हर दिन कोई ना कोई दिवस मनाया जाता है। आपको सारे दिवस याद करने की जरूरत नहीं होती है, उनमें से आपको चुनना होता है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, सिविल सेवा की तैयारी में आपके पास कंटेंट अपार है। ठीक है, और आपको उसमें से चूज करना है कि पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। सिलेक्शन उसका होता है जो ये डिसाइड कर लेता है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो सब नहीं पढ़ना है, जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो पढ़िए। जैसे विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है ये आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल पीवाईक्यू पूछे जा चुके हैं, भविष्य में फिर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देखते चलिए। आगे देखें, विश्व पशु चिकित्सा दिवस, वर्ल्ड वेटनरी डे जो होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह भी 26 अप्रैल के दिन ही मनाया जाता है। ठीक है, जो वर्ल्ड वेटनरी एसोसिएशन है उसी के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। किसके द्वारा? वर्ल्ड वेटनरी एसोसिएशन के द्वारा 26 अप्रैल को हर साल विश्व पशु चिकित्सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। चर्चा कर ले, विश्व पशु चिकित्सा दिवस जो है ये हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन पशु स्वास्थ्य और कल्याण में पशु चिकित्सकों के योगदान को सम्मानित करने के दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2025 का थीम क्या है? एनिमल हेल्थ टेक्स अ टीम। ये थीम याद रखिएगा। ठीक है, थीम क्या है, किस विषय पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये थीम याद रखिएगा, एनिमल हेल्थ टेक्स अ टीम। ये दिवस है इस बार का थीम, जो दिवस है इस दिवस का थीम है। ठीक है, थीम याद रखा करिए, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अपने करंट अफेयर पर चर्चा करते हैं। ड्रीमी टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? यहाँ पर कृति सेनन। जो ड्रीमी टेक्नोलॉजी है बेसिकली चीन की कंपनी है, और उसकी पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कृति सेनन को बनाया गया है। चर्चा कर ले पॉइंट पर। भारतीय बाजार में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने के उद्देश्य से एक बड़े कदम के तहत प्रमुख चीनी होम और पर्सनल अप्लायंसेस ब्रांड डीमी टेक्नोलॉजी जो है इसने बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन को अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और जब भी कोई किसी इंटरनेशनल ब्रांड का व्यक्ति देखा जाए, कोई इंटरनेशनल ब्रांड होती है, किसी भारतीय को पहली बार अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करता है, तो वो कंपनी, वो ब्रांड जो है, उस ब्रांड ने जिसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे कृति सेनन का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो ड्रीमी टेक्नोलॉजी है बेसिकली ये कहाँ की कंपनी है? तो ये चीन की कंपनी है। ठीक है, चीन की कंपनी है। चलिए अगली खबर पे देखें। अगली खबर क्या है? T20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर। देखा जाए तो 12,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा बन गए हैं। इसके पूर्व कौन थे? विराट कोहली।
विराट कोहली जो है ये पहले भारतीय हैं, ठीक है, पहले भारतीय हैं 12,000 रन पूरे करने वाले, अब तो 13,000 पूरा कर चुके हैं। और रोहित शर्मा जो है ये 12,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। एक शानदार उपलब्धि में मुंबई इंडियंस के ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट में 12,000 रन पूरे कर लिए हैं। वह यह मुकाम हासिल करने के बाद विराट कोहली के बाद दूसरे भारतीय बन गए हैं, ठीक है। यह मुकाम हासिल करने वाले विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा दूसरे भारतीय बल्लेबाज है। देखा जाए यह उपलब्धि रोहित शर्मा ने IPL 2025 में मुंबई इंडियंस और सनराइजर हैदराबाद के बीच खेले गए मैच के दौरान हासिल की। रोहित अब उन चुनिंदा खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में सबसे छोटे फॉर्मेट जो T20 क्रिकेट होता है, T20 क्रिकेट में 12,000 से अधिक रन बनाए हैं, ठीक है। और ऐसा करने वाले वे दुनिया के 8वें बल्लेबाज हैं। दुनिया में देखा जाए तो रोहित शर्मा 12,000 रन बनाने वाले 8वें बल्लेबाज हैं, जबकि भारत में देखा जाए तो भारत के दूसरे बल्लेबाज हैं, ठीक, भारत के दूसरे बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, IPL चर्चा में है, परीक्षाओं में सवाल आ सकता है। चलिए आगे देखें, इसरो के पूर्व अध्यक्ष और भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति आई थी, उसके निर्माता डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का बेंगलुरु में निधन हो गया है। और फिक्स है आपकी परीक्षा के लिए यहां से सवाल, आरो यारो, आप किसी भी परीक्षा में जाएंगे इसको पढ़ के जाइएगा, ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाने का और बताने का प्रयास भी किया है, आगे आपको पता चलेगा। यहां से सवाल पूछा जाना फिक्स है कि 100% पूछा जाएगा सवाल। RO में पूछ सकता है, या UP PCS प्रीलिम्स में पूछ सकता है, BPSC में पूछ सकता है, उत्तराखंड PSC में पूछ सकता है, MP PSC में पूछ सकता है, JPSC में कहीं भी पूछ सकता है, UPSI इवन वनडे एग्जाम जो है वहां पर भी यहां से संबंधित सवाल महत्वपूर्ण रूप से अब पिन पॉइंट करके पूछा जा सकता है। चलिए चर्चा करते हैं एक एक बिंदु पर, आपके परीक्षा के लिए हर लाइन इंपॉर्टेंट है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष और भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख निर्माता डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का 25 अप्रैल की सुबह बेंगलुरु स्थित उनके आवास पर निधन हो गया और 84 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हुआ है। 84 वर्ष की अवस्था में के कस्तूरी रंगन जी का निधन हो गया। इसरो के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जो PSLV है, ठीक है, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है, इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जो भारत का सबसे विश्वसनीय उपग्रह प्रक्षेपक बन गया है। वर्तमान में देखा जाए तो 27 अगस्त 2003 को पद छोड़ने से पहले उन्होंने 9 वर्षों से अधिक समय तक इसरो का कार्यक्रम जो होते उसका नेतृत्व किया है, ठीक है। के कस्तूरी रंगन ने 9 साल तक इसरो की सेवा की है। देखा जाए डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और कर्नाटक के ज्ञान आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। बेंगलुरु में राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान के निदेशक भी रह चुके हैं, जहां इन्होंने अनुसंधान और शिक्षा का समर्थन किया। साथ ही साथ एक पॉइंट ये भी याद रखिए कि 2003 से 2009 तक वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। के कस्तूरी रंगन जो है ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। मौजूदा NDA सरकार ने सन 2017 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा बनाने के लिए समिति की बागडोर जो थी वो के कस्तूरी रंगन को सौंपी थी, ठीक है। यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति आई उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? के कस्तूरी रंगन ही थे। आगे चर्चा करें, इनके नेतृत्व में ही इसरो ने चंद्रयान मिशन की शुरुआत की थी। वह देश के पहले 2 प्रायोगिक भू अवलोकन उपग्रह भास्कर 1 तथा भास्कर 2 के प्रयोजक के निदेशक भी थे, ठीक है। यहाँ जो ये परियोजना थी भास्कर 1 परियोजना इसरो की और भास्कर 2 परियोजना, उन दोनों परियोजनाओं के निदेशक डायरेक्टर कौन थे? के कस्तूरी रंगन ही थे। आगे चर्चा करें, देश के पहले रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है, IRS-A1 भी इनके ही निर्देशन में तैयार हुआ था। आगे चर्चा कर लें, UPA सरकार के दौरान योजना आयोग के सदस्य भी रहे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए कि ये योजना आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं, ठीक है, योजना आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी इन्हें क्या कहते थे? इन्हें इंसाइक्लोपीडिया कहते थे। क्या कहते थे? जो शिक्षा मंत्रालय था, शिक्षा मंत्रालय के जो विभिन्न अधिकारी थे, के कस्तूरी रंगन को इंसाइक्लोपीडिया कहते थे, विश्वकोश कहते थे, ठीक है। ये इनका उपनाम था, विश्वकोश, विश्वकोश के नाम से इनको जाना जाता था। आगे हम चर्चा करें, 1994 से लेकर 2003 तक
यानी कि कुल कितने साल, 9 साल तक। 9 साल तक इसरो के प्रमुख रहे हैं कस्तूरी रंगन, ठीक है। और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में इनका बड़ा योगदान रहा। कस्तूरी रंगन जो थे, इनको पद्मश्री से कब नवाजा गया, 1982 में नवाजा गया। पद्म भूषण से कब नवाजा गया, 1992 में नवाजा गया। और पद्म विभूषण कब प्रदान किया गया, तो सन 2000 में इनको पद्म विभूषण प्रदान किया गया। यानी कि भारत के जो सर्वोच्च पुरस्कार होते हैं उनमें से 3 पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। 4 सर्वोच्च पुरस्कार होते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, फिर उसके बाद में पद्मश्री। तो इनको 4 में से 3 प्राप्त हो चुके, भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ है। भविष्य में प्राप्त हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत महान हस्ती थे और महान हस्तियों से संबंधित सवाल आपकी परीक्षाओं में आते ही रहे हैं, चाहे वो भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे, ठीक है, उनसे संबंधित सवाल आरओ की परीक्षा में पूछा गया था। और यहाँ पर आरओ की जब री एग्जाम हो रहा है तो री एग्जाम में के कस्तूरी रंगन से सवाल पूछना लाजमी है। चलिए आगे चर्चा करें। आदिबा बनी महाराष्ट्र की पहली मुस्लिम महिला आईएएस। अभी तक देखा जाए महाराष्ट्र से आईएएस अधिकारी महिलाएं तो बहुत हुई हैं, लेकिन कोई भी आज तक मुस्लिम महिला आईएएस अधिकारी महाराष्ट्र से नहीं हुई थी। इस बार यूपीएससी का रिजल्ट आया है और यूपीएससी के रिजल्ट में देखा जाए तो महाराष्ट्र से पहली मुस्लिम महिला आईएएस अधिकारी कौन बनी है, इनके बारे में चर्चा कर ले। तो महाराष्ट्र के यावतमाला की आदिबा अमन अशफाक, नाम क्या है, आदिबा अनम अशफाक इनका नाम है। ये महाराष्ट्र की पहली महिला मुस्लिम अफसर होंगी, ठीक है, ये है आदिबा अनम। चलिए गौरतलब है कि महाराष्ट्र राज्य से अभी तक कोई भी मुस्लिम महिला आईएएस नहीं बनी थी। परीक्षा क्रैक करके मुस्लिम महिला आईएएस अभी तक नहीं बनी थी। और इस बार 2025 का जो रिजल्ट आया, 2025 के रिजल्ट में आदिबा जो थी, आदिबा पहली मुस्लिम महिला आईएएस अधिकारी बनी, 142वीं रैंकिंग की थी। चलिए आगे चर्चा करें। मधुसूदन साई को मिला फिजी का सर्वोच्च सम्मान। फिजी ने अपना इनका सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है, फिजी ने मधुसूदन साई को। चर्चा कर ले। कर्नाटक के मानवतावादी और आध्यात्मिक शिक्षक मधुसूदन साई को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिजी के राष्ट्रपति रतु नईकामा लाल बलुआ, ठीक है, लाल बलाऊ ने इनको अपने आवास पर आयोजित एक समारोह में जो मधुसूदन साई हैं इनको कौन सा अवार्ड दिया है, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। और ये अवार्ड जो है ना, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी दिया जा चुका है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा चुका है। और अब देखा जाए ये अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये अवार्ड दिया गया है मधुसूदन साई को। और इस वजह से ये नाम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी व्यक्ति को। और आई थिंक आपने मधुसूदन साई का नाम आज पहली बार शायद सुना हो, ठीक है, इसके पहले आपने सुना भी ना होगा, लेकिन जाने रहिएगा कि ये कर्नाटक के हैं, कर्नाटक के मानवतावादी तथा आध्यात्मिक शिक्षक हैं, टीचर हैं, स्पिरिचुअल टीचर हैं। और इनको फिजी ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। चलिए, और यहां पर लिखा हुआ है कि मधुसूदन साई से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान दिया जा चुका है। अगली खबर क्या है, भारत में एआई का जो प्रयोग है इस पर गूगल और कांतार की संयुक्त रिपोर्ट आई है, ठीक है, गूगल और कांतार की एक संयुक्त रिपोर्ट, ज्वाइंट रिपोर्ट आई है इंडिया में एआई के यूजेस को लेकर, ठीक है। क्या चर्चा की गई है, प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल और बाजार शोध कंपनी कांतार ने भारतीयों के बीच जेन एआई अपनाने, उसकी क्षमता और प्रभावों को समझने के बारे में एक अध्ययन रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में देखा जाए तो इसके लिए जो रिपोर्ट बनाया गया है उसमें 18 शहरों के करीब 8000 से अधिक लोगों का सर्वेक्षण किया गया। और रिपोर्ट में क्या कहा गया है, रिपोर्ट में कहा गया है कि गूगल और कांतार ने 25 अप्रैल को एक संयुक्त रिपोर्ट में यह जानकारी दी कि भारत में 60% से लोग एआई से परिचित नहीं है। भारत की आबादी जो है, एक जो यहां पर डाटा लिया गया 18 शहरों के 8000 लोगों के बीच में जो डाटा निकाला गया, तो इससे यह पता चला कि जो सर्वे हुआ उस सर्वे से पता चला कि 60% लोग ऐसे हैं जिनको एआई के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है, 60% लोगों को एआई के बारे में जानकारी नहीं है। और सिर्फ 31% लोग ही ऐसे हैं जो जेन एआई के किसी उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। जो जेन एआई है, जनरेटिव एआई से संबंधित किसी उपकरण का, किसी टूल का प्रयोग किया जा रहा है केवल 31% लोगों के द्वारा ही, ठीक है। तो भारत का ये आंकड़ा है
और ये आंकड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। जब आप यूपीपीसीएस, ठीक है, जीएस पेपर 3 लिख रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या एआई से संबंधित सवाल आता है 8 नंबर में, 12 नंबर में, इस रिपोर्ट का मेंशन कर दीजिएगा। निबंध पूछ लेता है आपसे एआई पर निबंध। आज देखिए बीपीएससी का एग्जाम था, ठीक है, कल बीपीएससी का एग्जाम था और बीपीएससी का निबंध का जो पेपर था, निबंध का पेपर, वहां पर एआई से संबंधित सवाल सीधे सीधे पूछ लिया। एआई से संबंधित सवाल पूछा है। किसी व्यक्ति के पास ये आंकड़ा, कल तो चलिए ठीक है, जब ये आंकड़ा प्रकाशित हुआ तो उस टाइम एग्जाम ही चल रहा था। अगर ये आंकड़ा पहले आया होता और कोई लड़का जो टेस्ट लिख रहा होता या निबंध लिख रहा है, उस निबंध में इस आंकड़े को लिख दिया होता, हाईलाइट करके बॉक्स बना के समझा दिया होता, एग्जामिनर की नज़र पड़ती, वो डाटा देखता कि 18 शहरों के 8000 लोगों पर किए गए सर्वेक्षण के अनुसार पता चला है कि 60% लोग ही एआई के बारे में जानते हैं, जब एआई के बारे में नहीं जानते 60% लोग, जबकि 31% लोग ऐसे हैं जो जेन एआई के किसी टूल का, किसी उपकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भारत में बढ़ती हुई जो एआई है उसके परिदृश्य को संदर्भित करता है। ऐसे आप मेंशन कर देते, बॉक्स बना देते, अच्छा खासा नंबर मिल जाता, औरों से एज में रहते आप। चलिए आगे देखें। प्रदीप कुरबाह को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। जो प्रदीप कुरबाह है, इनके बारे में चर्चा कर ले। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता और फिल्म निर्माता प्रदीप कुरबाह ने 47वें मास्को अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 2 बड़े अवार्ड जीते हैं। ठीक है, कहां पर जीते हैं? जो 47वां मास्को अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था, वहां पर ये प्रदीप कुरबाह ने 2 अवार्ड जीते हैं। कौन कौन से अवार्ड जीते हैं देखा जाए तो उनकी फिल्म हा लिंगखा, ठीक है, हा लिंगखा बेनग इनकी फिल्म का नाम है, हा लिंगखा बेनग, ये फिल्म है प्रदीप कुरबाह की, प्रदीप कुरबाह की फिल्म है। इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए चुना गया। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड इसको प्रदान किया गया। और साथ ही साथ देखा जाए तो प्रदीप कुरबाह जो है, इनको खुद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड भी दिया गया है। तो यहां पर देखा जाए एक ही फिल्म, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी अवार्ड दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी अवार्ड दिया गया। दोनों अवार्ड इस फिल्म ने प्राप्त किया है। यहां पर देखा जाए तो यह पुरस्कार नेटवर्क फॉर प्रमोशन एंड एशियन सिनेमा की तरफ से दिया गया है। ठीक, मॉस्को जो 47वां मॉस्को अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था, इस 47वें मॉस्को अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतर्गत देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड हा लिंगखा बेनग को दिया गया है। जिसके डायरेक्टर कौन है? जिसके डायरेक्टर है प्रदीप कुरबाह है। और देखा जाए तो ये अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये अवार्ड जो है नेटवर्क फॉर प्रमोशन ऑफ एशियन सिनेमा की तरफ से प्रदान किया गया है। चलिए, तो यहां पर आज की जो महत्वपूर्ण कुछ करंट अफेयर की खबरें थी उन पर हमने चर्चा की। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी स्लाइड पर आधारित है, क्लासेस पर आधारित है, जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए बताइए, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन किस वर्ष तक इसरो के प्रमुख रहे थे? किस साल तक इसरो के प्रमुख रहे थे? 1994, सन 2003, 2009 या 2010? ठीक है, 4 ऑप्शन है, टिक करिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? मधुसूदन साई को फिजी का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? ऑर्डर ऑफ द सन फिजी, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ग्रैंड क्रैश ऑफ फिजी, नाइट ऑफ फिजी, कौन सा अवार्ड दिया गया है? कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, जो एआई पर रिपोर्ट है उसी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में 31% लोग जेन एआई उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, कथन 2 कह रहा है गूगल कांतार रिपोर्ट में 18 शहरों के 8000 लोगों पर सर्वेक्षण किया गया है। अब आपको बताना है कौन सा कथन सही है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है या दोनों कथन असत्य है? ठीक, यहां पर बताइए आप कमेंट करके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? प्रदीप कुरबाह को किस फिल्म के लिए मॉस्को अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है? हा लिंगखा बेनग, द लास्ट ड्रीम, बियॉन्ड द स्काई, ब्लू होराइजन। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 नाम दे रखे हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको कमेंट करके बताना है। अंतिम प्रश्न क्या है? 5वां प्रश्न यहाँ पर देखा जाए, सॉरी 6 प्रश्न है यहाँ पर, तो 5वां प्रश्न देखा जाए, वर्ष 2025 में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का थीम क्या है? ठीक है, थीम आपको बताना है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो था इसका थीम क्या था।
इनोवेशन एंड आईपी, म्यूजिक एंड आईपी सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी, आईपी एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, प्रोटेक्टिंग क्रिएटिविटी। 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही है ये आप कमेंट करके बताइए। और अंतिम प्रश्न हमारा है कि वर्ष 2025 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस का थीम क्या है? ठीक है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस का थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग वेटरनरी हेल्थ, एनिमल हेल्थ टेक्स अ टीम, केयरिंग फॉर एनिमल हेल्थ, वेटनरी इनोवेशन। ठीक है, तो यहां पर ये 4 प्रश्न है, चारों प्रश्नों में आपको 6 प्रश्न है, इन 6 प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसा लगा आप लोग बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया करे तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साझा भी किया करिए। क्यों? क्योंकि अब आप लोगों ने साझा करना बंद कर दिया है। सिंपल सी बात है, जो है वो है। आप लोगों ने साझा करना बंद कर दिया है। वीडियो नहीं पसंद आ रहा है तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर वीडियो नहीं पसंद आ रहा है, तो कुछ परिवर्तन करने का प्रयास किया जाएगा, या परिवर्तन करने का प्रयास अगर नहीं हो पा रहा है कुछ, तो फिर आगे भी चीज़ें डिसाइड की जाएगी क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ साझा किया करिए और लाइक भी किया करिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।